नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी के क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और परीक्षाओं में चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और अभी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उन्हीं में ये क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और इस जो चैनल है गुरिया एकेडमी इसे सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अगर आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे तो आपको जो मंजिल चाहिए वो मंजिल है आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आकोस्मो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आकोस्मो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वोल्टा नदी पर। जो आकोस्मो बांध है ये वोल्टा नदी पर स्थित है। और बात करें वोल्टा नदी की दोस्तों, तो वोल्टा नदी अफ्रीका के घाना देश, जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके घाना देश में स्थित है। और जो यह नदी है यह 1961 में प्रारंभ की गई थी। 1961 इस वोल्टा नदी को 1961 के अंदर प्रारंभ किया गया। और इसका उद्घाटन की बात करें, वोल्टा नदी की अगर उद्घाटन की पूछ ले तो 1965 ईस्वी के अंदर, 1961 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था और 1965 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। और बात करें कि वोल्टा नदी की, तो यह 114 मीटर, जो आकाशमो बांध है, आकाशमो बांध है, ये 114 मीटर ऊंचा तथा 660 मीटर लंबा है। आकोस्मो बांध है ये वोल्टा नदी पर स्थित है और यह 114 मीटर ऊंचा तथा 660 मीटर लंबा है। और इसी बांध के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वोल्टा झील का निर्माण भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंजी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? केंजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी पर केंजी बांध है ये स्थित है। और बात करें नाइजर बांध की, तो जो नाइजर नदी है, यह जो केंजी बांध है यह मध्य एशिया नाइजीरिया में स्थित है। नाइजर मध्य एशिया के अंदर जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में स्थित है। और बात करें नाइजीरिया नदी की, नाइजीरिया नदी की, तो दोस्तों नाइजीरिया नदी है इसका निर्माण 1964 में शुरू हुआ था और 1900 यानी 1968 के अंदर इसका जो निर्माण कार्य है ये पूर्ण हुआ था। नाइजीर नदी का निर्माण 1964 से लेकर 1968 तक हुआ था। और बात करें नाइजर यानी केंची बांध की, यह 65 मीटर ऊंचा व 550 मीटर लंबा है। ये बांध है, ये इसकी ऊंचाई बात करें तो ऊंचाई है इसकी 65 मीटर और लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 550 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्न में से किस ग्राफ पर दर्शाया जाता है? सापेक्षिक जो आर्द्रता है इसे किस ग्राफ में दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, क्लाइमोग्राफ। जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसे क्लाइमोग्राफ के अंतर्गत दर्शाया
जाता है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो राइट आंसर होगा सी, नेफोस्कोप। जो बादलों की दिशा एवं गति है इन्हें मापने के लिए जो नेफोस्कोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर सी होगा। और बात करें नेफोस्कोप की, तो दोस्तों ये 19वीं सदी का एक उपकरण है। नेफोस्कोप है 19वीं जो सदी थी उसका एक उपकरण है जिसके द्वारा बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। और अगर दोस्तों पूछ ले नेफोस्कोप इसके खोजबीनकर्ता की, यानी इसके खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है लुईस बेसिन। लुईस बेसिन एवं मिखाइल पोमोर्स्टेव। मिखाइल पोमोर्स्टेव। मिखाइल पोमोर्स्टेव, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिखाइल पोमोर्स्टेव एवं दो व्यक्ति थे लुईस बेसिन एवं मिखाइल पोमोर्स्टेव। इन दो व्यक्तियों के द्वारा जो नेफ्रोस्कोप है इसकी खोज की गई थी या आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। विश्व के वन क्षेत्रों में किस एक की जो फैलाव की प्रतिशतता है वे सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये विश्व के वन क्षेत्रों के अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार है, ये सर्वाधिक मात्रा में फैले हुए हैं। और बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यह भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में 28 डिग्री के विस्तार के अंतर्गत स्थित है। यानी जो भूमध्य रेखा है इसके उत्तर में 28 डिग्री और दक्षिण में 28 डिग्री इसके भीतर ये स्थित है। और बात करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है यहाँ पर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है ये 175, जो उष्णकटिबंधीय है यहाँ पर वार्षिक वर्षा 175 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। 175 से लेकर 250 यानी ये वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो राइट आंसर होगा ए, जो शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत जो वेल्ड है इसे शामिल किया जाता है। और बात करें वेल्ड की, तो दोस्तों जो वेल्ड घास है ये दक्षिणी अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहा जाता है। वेल्ड भूमि या वेल्ड घास है यह दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है। निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश के अंदर प्राकृतिक प्रदेश में जो वनस्पति है इनके नाम पर केवल काई व फफूंद पाई जाती है, तो ये टुंड्रा प्रदेश होते हैं। और बात करें तो यह जलवायु क्षेत्र यानी 60 डिग्री से 75 डिग्री 60 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है, अक्षांश के बीच में स्थित है। और यह उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के आर्कटिक तट के साथ और यह ग्रीनलैंड के तटीय भाग पर स्थित है। जो टुंड्रा प्रदेश है यह जलवायु क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश जलवायु क्षेत्र है। यह 60 से 75 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और आर्कटिक जो तट है या ग्रीनलैंड के जो तटीय भाग है यहाँ पर ये टुंड्रा प्रदेश है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की
लावा निर्मित मैदानों में से निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक कृषि किया जाता है? विश्व की लावा निर्मित मैदानों में किस फसल का सर्वाधिक जो है कृषि किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, कपास। यानी जो विश्व के अंदर जो लावा निर्मित मैदान है या लावा निर्मित जो भूमियाँ हैं उनके ऊपर कपास की फसल है ये सर्वाधिक कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, कोलोन। यानी जो पनामा नहर है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पतन है ये स्थित है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पर्वत पतन है ये स्थित है। और बात करें पनामा नहर की दोस्तों, तो पनामा नहर है मानव निर्मित जलमान नहर है। ये मानव निर्मित एक नहर है और यह नहर प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक जो महासागर है इन्हें आपस में जोड़ती है। और दोस्तों बात करें पनामा नहर की, अगर पनामा नहर की लंबाई पूछ ले तो पनामा नहर की जो लंबाई है, जो पनामा नहर है इसकी लंबाई की बात करें तो इस नहर की लंबाई 90 किलोमीटर है। पनामा नहर की लंबाई 90 किलोमीटर है। और बात करें चौड़ाई की तो 90 मीटर है ये इसकी चौड़ाई है। पनामा नहर की लंबाई व चौड़ाई 90 किलोमीटर और चौड़ाई 90 मीटर। और इस नहर को 15 अगस्त 1914 यानी 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। 15 अगस्त इस नहर को 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? सवेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, पोर्ट फोर्ड। जो सवेज नहर है इसके उत्तरी सिरे पर है पोर्ट फोर्ड है, सॉरी पोर्ट फोर्ड नहीं, पोर्ट शहीद, पोर्ट शहीद जो सवेज नहर है, सवेज नहर के उत्तरी सिरे के ऊपर पोर्ट जो शहीद है ये पतन स्थित है। और बात करें सवेज नहर की दोस्तों, तो स्वेज नहर यह दक्षिण स्वेज नहर है यह दक्षिण प्रवेश द्वार पर स्वेज पोर्ट पर स्थित है। स्वेज नहर दक्षिणी जो प्रवेश द्वार स्वेज पोर्ट है इस पर स्थित है। और बात करें तो यह मिस्र में स्थित कृत्रिम नहर है। जो मिस्र देश है इसके अंदर स्थित एक कृत्रिम नहर है और यह एशिया एवं अफ्रीका को विभाजित करती है। जो स्वेज नहर है ये एशिया एवं अफ्रीका इन दो महाद्वीपों को विभाजित करती है और जो भूमध्य सागर और लाल सागर है इन्हें आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर एशिया व अफ्रीका को अलग करके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगर बात करें स्वेज नहर की लंबाई की तो दोस्तों स्वेज नहर है इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर यानी 193.3 किलोमीटर है। ये स्वेज नहर की लंबाई है। और बात करें तो इस नहर को 17 नवंबर 1869 17 नवंबर 1869 यानी 1869 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? किस देश की सीमा कैस्पियन जो झील है इसके अंतर्गत नहीं मिलती? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूक्रेन। यानी यूक्रेन देश की जो सीमा है ये कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। अजरबैजान है इसकी, तुर्कमेनिस्तान है और रूस, जो ये तीन देश है यानी दो ये हो गया और एक ये रूस, इन तीनों की सीमा है ये कैस्पियन झील से मिलती है। लेकिन यूक्रेन देश की सीमा है ये कैस्पियन झील से या कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं मिलती है। और बात करें यूक्रेन की जो सीमा है, यूक्रेन की सीमा पूर्वी यूरोप का यह एक देश है। यूक्रेन पूर्वी जो यूरोप का एक देश है और इसकी सीमा पूर्व में रूस और उत्तर में बेलारूस से लगती है। यूक्रेन की सीमा
पूर्व के अंदर रूस से और उत्तर में बेलारूस से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा बी, केंद्र में। जो प्रति चक्रवात है यह केंद्र के अंदर इसका वायुदाब अधिक होता है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति चक्रवात क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र के अंदर अधिक उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र के अंदर प्रति चक्रवात है ये अधिक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो राइट आंसर होगा सी, उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें हैं ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। नेक्स्ट, और बात करें व्यापारिक पवना की, तो दोस्तों व्यापारिक पवनें यानी ये पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में से, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में बहने वाली पवनें हैं और ये वर्ष भर निरंतर प्रभावित होती है। और जो व्यापारिक पवनें हैं दोस्तों, इससे ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। व्यापारिक पवनों को ट्रेड विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रेटर मुख्य किस आकृति के होते हैं? क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कीपाकार। जो क्रेटर है ये मुख्यतः कीपाकार आकृति के होते हैं। और बात करें दोस्तों क्रेटर की, तो क्रेटर है ये किसी खगोलीय वस्तु पर, किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी, स्पेन तथा पुर्तगाल के अंदर। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल के अंदर स्थित है। और बात करें मेसेटा, तो दोस्तों यानी यह एक स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार के मध्य भाग में स्थित है। यानी जो स्पेन देश की जो राजधानी है मैड्रिड है, ये मेसेटा के पठार के अंदर मध्य भाग में स्थित है। और बात करें मेसेटा के पठार की, तो इसकी औसत ऊंचाई, मेसेटा के पठार की अगर ऊंचाई पूछ ले तो इसकी औसत ऊंचाई 2100 मीटर है। 2100 मीटर ये इसकी औसत ऊंचाई है। और बात करें मेसेटा के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों मेसेटा के पठार का क्षेत्रफल है 2,20,000 2,20,000 वर्ग किलोमीटर। 2,20,000 वर्ग किलोमीटर ये मेसेटा के पठार का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय पर्वत निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवीन वलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत है यह नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। यानी हिमालय पर्वत यह भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया और तिब्बत से अलग करता है। जो हिमालय है यह भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। और बात करें हिमालय पर्वत तो यह यानी इस पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं और वो 3 श्रेणियां दोस्तों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। और बात करें हिमालय की, तो हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर, जो हिमालय है यह पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किमी लंबा है। 2400 यानी 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें हिमालय के ऊपर, तो हिमालय पर जो विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, हिमालय पर विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। हिमालय पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। और बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की, अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछे
तो 8,848 8,848 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और आगे 0.86 मीटर 8,848.86 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। और आपको वैसे ये ऊंचाई है ये लगभग देता है 8,848 यानी 8848 है, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो ये आपको टिक करके आना है। और अगर हिमालय की लंबाई पूछे तो हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है और हिमालय ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइफून नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है? टाइफून नामक का जो चक्रवात है ये किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी जो चीन सागर है, चीन सागर को टाइफून नामक जो चक्रवात है ये प्रभावित करता है। टाइफून नामक जो चक्रवात है ये चीन सागर को प्रभावित करता है। और बात करें टाइफून नामक चक्रवात की, तो टाइफून नामक चक्रवात दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और गहन उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। टाइफून नामक चक्रवात है अब तक का सबसे बड़ा और गहन उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील है ये क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व के अंदर सबसे बड़ी झील है। और जो कैस्पियन सागर है ये मध्य एशिया में स्थित है। कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, ये कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल है। और अगर औसत गहराई पूछ ले तो दोस्तों इसकी औसत गहराई 184 मीटर 184 मीटर है, ये कैस्पियन सागर की औसत गहराई है। और दोस्तों कैस्पियन सागर को काला सागर भी कहते हैं। कैस्पियन सागर को काला सागर यानी इसमें काले बनने की मात्रा होने के कारण इसे काला सागर भी कहते हैं। और कैस्पियन सागर के अंतर्गत कुल 50 द्वीप आते हैं। कैस्पियन सागर है इसमें कुल 50 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? निम्न में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। और बात करें कैस्पियन सागर की तो दोस्तों कैस्पियन सागर से 5 देश लगते हैं। 5 देश है ये कैस्पियन सागर से लगते हैं। तो ये 5 देश हैं अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। 5 देश हैं अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश है ये कैस्पियन सागर से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये 2 महाद्वीप हैं, ये विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप हैं। और दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि जो सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 77 लाख यानी 77 लाख है, ये इसका क्षेत्रफल है 77 लाख है वर्ग किलोमीटर। 77 लाख है वर्ग किलोमीटर ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी अवस्था में होता है? संप्राय मैदानों का जो निर्माण है नदी के अंतर्गत है, किस अवस्था के अंदर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीर्णावस्था के अंदर। जो जीर्णावस्था है इसके अंतर्गत प्राय मैदानों का जो निर्माण है ये होता है। और बात करें संप्रदाय मैदानों की
तो संप्राय मैदानों यानी इसका निर्माण नदियों द्वारा किए गए अप्रदानात्मक, नदियों के द्वारा किए गए अप्रदानात्मक स्थल रूप में होता है और इनकी जो आकृति है ये समतल क्षेत्रों में टिल्लों के रूप में होती है। जो संप्राय मैदान है इनकी आकृति समतल क्षेत्र के अंतर्गत टिल्लों के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, भूमध्य सागर में, यानी भूमध्य सागर के अंदर माल्टा है ये अवस्थित है। और माल्टा अगर पूछ ले दोस्तों क्या है, तो दोस्तों माल्टा यह यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। माल्टा है ये यूरोपीय महाद्वीप में एक विकसित द्वीप देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया देश में जावा और सुमात्रा द्वीप है ये स्थित है। और बात करें तो इंडोनेशिया के उत्तर में जावा और दक्षिण में, इंडोनेशिया के उत्तर में जावा, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बाली एवं पश्चिम में सुमात्रा द्वीप स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तर में जावा, इंडोनेशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, इंडोनेशिया के पूर्व में बाली और इंडोनेशिया के पश्चिम में ही सुमात्रा द्वीप है ये स्थित है। और बात करें जावा की दोस्तों, तो जावा जो है, जावा इंडोनेशिया का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। जावा है ये इंडोनेशिया के अंतर्गत है सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। और बात करें अगर जावा का दोस्तों प्राचीन नाम आपसे पूछ ले तो यव द्वीप ये जावा का प्राचीन नाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? भारत एवं बांग्लादेश के मध्य जो विवाद चल रहा है ये किस द्वीप को लेकर है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू मूर द्वीप। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य न्यू मूर जो द्वीप है इसको लेकर विवाद है। और बात करें तो इस द्वीप को न्यू मूर द्वीप है, इसे बांग्लादेश में दक्षिणी ताल पट्टी के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर न्यू मूर द्वीप है, इसे पूर्वासा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले कि न्यू मूर द्वीप को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वासा के नाम से। और न्यू मूर द्वीप को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणी ताल पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें न्यू मूर द्वीप की, तो न्यू मूर द्वीप पर 1989 यानी 1989 ईस्वी के अंदर भारत ने झंडा फहराया था और इस पर लगभग भारत का अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्राकार बालू के टिल्लों को कहते हैं? चंद्राकार जो बालू के रेत के टिल्ले हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बरखान। यानी जो चंद्राकार बालू के टिल्ले हैं इन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले अर्ध चंद्राकार टिल्लों को, तो दोस्तों अर्ध जो चंद्राकार टिल्ले हैं इन्हें बालुका स्तूप अथवा टिब्बा कहते हैं। जो अर्ध चंद्राकार होते हैं इन्हें बालुका स्तूप अथवा टिब्बा इस नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो अल्जीरिया है ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अल्जीरिया सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अगर अल्जीरिया की राजधानी की बात करें तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स ये अल्जीरिया की राजधानी है। और ये अल्जीरिया है ये फ्रांस से अलग होकर, जो फ्रांस देश है इससे अलग होकर स्वतंत्र देश बना था। अल्जीरिया फ्रांस से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था। और बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया जो स्वतंत्र अगर दोस्तों कब हुआ था ऐसा पूछ लिया जाए तो फ्रांस से अल्जीरिया 5 जुलाई, जो अल्जीरिया है ये 5 जुलाई 1962 5 जुलाई 1962 ईस्वी को अल्जीरिया फ्रांस से अलग हुआ था। अगर बात करें अल्जीरिया के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों अल्जीरिया का जो क्षेत्रफल है ये 23 लाख है 81,741 वर्ग किलोमीटर
23,81,741 वर्ग किलोमीटर है, ये अल्जीरिया का क्षेत्रफल है। और बात करें सहारा मरुस्थल की, तो दोस्तों सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सहारा है यह विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह विश्व का विशाल गर्म मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व की जो सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर। विश्व की जो सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और बात करें कि विश्व की गहरी खाई यानी मरियाना ट्रेंच की गहराई या लंबाई की, तो दोस्तों जो मरियाना ट्रेंच है इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर, 2550 यानी 2550 ये इसकी लंबाई है। और 69 मीटर 69 मीटर है या 69 किलोमीटर, सॉरी 2550 किलोमीटर ये लंबाई। और जो इसकी चौड़ाई है ये 69 किलोमीटर 69 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। और जो मरियाना ग्रित है, मरियाना ट्रेंच या मरियाना ग्रित है ये अर्धचंद्राकार रूप में स्थित है, अर्धचंद्राकार रूप में स्थित है। अगर इसकी समुद्र तल से गहराई पूछ ले तो दोस्तों समुद्र तल से इसकी गहराई है ये 11,022 मीटर, 11,022 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर से अधिक है ये इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यानी जो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारगेस सागर अवस्थित है, सारगेस सागर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है इसमें सारगेस सागर है ये अवस्थित यानी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्न में से कौन सा एक है जल डमरू अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके सर्वाधिक निकट है? इसका राइट आंसर होगा डी, बेरिंग जल डमरू। बेरिंग जल डमरू है ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके सर्वाधिक निकट है। और बेरिंग जल डमरू 169 डिग्री पश्चिम में स्थित है, 169 डिग्री पश्चिम देशांतर के अंतर्गत स्थित है। और बात करें दोस्तों बेरिंग जल डमरू की, तो बेरिंग जल डमरू है ये प्रशांत महासागर में, बेरिंग जल डमरू प्रशांत महासागर में अमेरिका एवं रूस के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्न देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ये किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के तट के पास विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये पाई जाती है। और बड़ी प्रवाल भित्ति यानी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पाई जाती है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यानी ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और बात करें दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है, ये सबसे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है?
किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। और जो तेल नदी या नाइजर नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप यानी जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नाइजर या तेल नदी अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो जो नाइजर या तेल नदी है इसकी लंबाई 4184 किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई है। नाइजर नदी की लंबाई 4184 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। निम्न में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो राइन नदी है, राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। और जो राइन नदी है ये यूरोप में इसे स्थित है। राइन नदी यूरोप के अंदर स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। और राइन नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 1233 किलोमीटर, 1233 किलोमीटर है, ये राइन नदी की लंबाई है। और यूरोप के अंदर इसे कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, वोल्गा नदी। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी है और यह रूस की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर ये वोल्गा नदी की लंबाई है। और वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है और इसे रूस की पवित्र नदी भी माना जाता है। अगर पूछ ले कि रूस की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी की लंबाई तो 3530 किलोमीटर, और रूस की सबसे पवित्र नदी पूछ ले तो ये भी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो अमेजन नदी है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के अंदर सबसे बड़ी नदी है। और अमेजन नदी यह दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है, दक्षिणी अमेरिका के अंदर बहने वाली नदी है। और ये विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। पहली नदी नील नदी है और दूसरे नंबर की जो बड़ी नदी है ये अमेजन नदी है। और अमेजन नदी एंडीज जो पर्वतमाला है यहाँ से निकलती है। एंडीज है, जो एंडीज पर्वतमाला है यहाँ से अमेजन नदी निकलती है। अगर अमेजन नदी की लंबाई की बात करें तो 6500 किलोमीटर है, 6500 किलोमीटर है, ये अमेजन नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्न नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर होगा ए नदी है, ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो राइट आंसर है बी होगा। नेक्स्ट है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर होगा सी, यानी जो राइन नदी है, राइन नदी को यूरोप के अंदर कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ब्रैंस घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी ब्रैंस घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी ब्रैंस घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परग्रामी तरंग
सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? जो परिक्रामी तरंग सिद्धांत है ये किसकी उत्पत्ति का जो है व्याख्या करता है? तो राइट आंसर होगा ज्वारभाटा। जो परिक्रामी तरंग सिद्धांत है ये ज्वारभाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और बात करें परिक्रामी तरंग सिद्धांत की, यानी तो इसका जो सिद्धांत है परिक्रामी जो तरंग सिद्धांत है ये 1833 ईस्वी के अंदर 1833 ईस्वी में जो विलियम वेवल थे, विलियम वेवल नाम के वैज्ञानिक ने 1833 ईस्वी के अंदर परिक्रामी तरंग का सिद्धांत दिया था। और जब किसी माध्यम में, यानी परिक्रामी तरंग सिद्धांत क्या है, यानी यह जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के कण भी लगातार कंपन करते हैं, अतः वह दशा के माध्यम से जो उत्पन्न हुए विक्षोभ को, यानी जो दशा हम इनके लगातार जो कंपन करवाते हैं, जो तरंगें उत्पन्न करवाते हैं, इसके बाद जो इसकी दशा होती है उसी दशा को क्या कहते हैं? परिक्रामी तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में परिक्रामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में जो परिक्रामी तरंग है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, विलियम वेवेल ने। विलियम वेवेल ने परिक्रामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर नीली एवं नीली सफेद नीली संगम पर स्थित है? कौन सा शहर है नीली एवं सफ़ेद जो नील है इसके संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो खार्तूम है। खार्तूम है ये नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। और बात करें खार्तूम तो यह अफ्रीका में सूडान की राजधानी है। जो खार्तूम है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो सूडान है, सूडान की राजधानी है। और खार्तूम यह विक्टोरिया झील से, खार्तूम है यह विक्टोरिया झील से जो आती है, विक्टोरिया झील से आती, यानी सफ़ेद नील एवं विक्टोरिया झील से आती सफ़ेद नील एवं इथोपिया देश से आती ब्लू नील के संगम पर स्थित है। यानी जो खार्तूम है जो सूडान की राजधानी है ये विक्टोरिया झील से जो नदी आती है श्वेत नील और इथोपिया से आती है ब्लू नील, इसके संगम पर स्थित है। और इसी संगम को, जो संगम होता है इसी संगम को अल मोर्गन कहते हैं। इस संगम को अल मोर्गन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है किस नदी तट पर स्थित है? फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है किस नदी तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, जो गेरून नदी है, गेरून नदी के तट पर फ्रांस का जो बोर्डो बंदरगाह है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो राइट आंसर होगा डी, सीन नदी यह पेरिस, पेरिस नगर से होकर बहती है। तो राइट आंसर है डी होगा। और बात करें सीन नदी की तो दोस्तों सीन नदी की लंबाई है 777 किलोमीटर, 770 किलोमीटर है ये सीन नदी की लंबाई है। और सीन नदी की बात करें तो सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। सीन नदी इंग्लिश चैनल में और इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। और बात करें पेरिस की तो पेरिस है ये फ्रांस देश की राजधानी है। पेरिस है फ्रांस देश की राजधानी है। और पेरिस का जो क्षेत्रफल है, फ्रांस है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 105 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और फ्रांस की सर्वाधिक आबादी वाला शहर पेरिस है। अगर पूछ ले फ्रांस की सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है तो फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है यही सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। और फ्रांस के अंतर्गत जो पेरिस है यह यानी यह पेरिस है दुनिया का सबसे सुंदर नगरों में से एक है। पेरिस शहर दुनिया के सबसे सुंदर नगरों में से एक माना जाता है। और पेरिस इसे दुनिया की फैशन और ग्लैमर राजधानी भी कहते हैं।
अगर पूछ ले दुनिया की फैशन और ग्लैमर राजधानी किसे कहा जाता है, तो पेरिस को दुनिया की फैशन और ग्लैमर राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरी एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।